अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट थर्ड शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारा यूनिट थर्ड जो है वो है लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। इसको हम NLM भी कहते हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। देखो, जब भी हम मोशन पढ़ते हैं, मैकेनिक्स मैकेनिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम पढ़ते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो इस मैकेनिक्स यानी मोशन को हम दो हेडिंग्स के अंडर पढ़ते हैं। वन इज काइनेमेटिक्स एंड अनदर इज डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स जो है ये ब्रांच है मैकेनिक्स का, इसमें भी हम मोशन पढ़ते हैं, और जो डायनेमिक्स है इसमें भी हम मोशन पढ़ते हैं। लेकिन फर्क क्या है दोनों में? काइनेमेटिक्स में क्या है कि इसमें हम स्टडी ऑफ मोशन, वी स्टडी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बट विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन, यानी मोशन का जो कॉज है उसकी तरफ हम नहीं जा रहे हैं। पिछले दो यूनिट्स में हमने पढ़ा मोशन प्लेन पढ़ा, हमने मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा, हमने यानी मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, मोशन प्लेन, टू डायमेंशनल मोशन हमने पढ़ा। उसमें सिर्फ हमने पैरामीटर्स ऑफ मोशन पढ़े, यानी मोशन, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है उसकी वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। बट देयर वी डोंट गो टू द कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन के बारे में हमने वहां नहीं पढ़ा। तो उस ब्रांच को हम कहते हैं काइनेमेटिक्स, यानी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी स्टडी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स without knowing the cause of motion, यानी without knowing the cause which produces the motion। दूसरा ब्रांच है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में क्या करेंगे हम? यहां पढ़ेंगे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बट नोइंग द कॉज, यानी किस कॉज की, किस वजह से कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है। यानी इन द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हाइल वी स्टडी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बट विथ नोइंग द कॉज ऑफ मोशन, यानी मोशन का जो कॉज है, किस वजह से बॉडी मोशन में आई। सो दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी कॉल्ड एज डायनेमिक्स, को हम डायनेमिक्स कहते हैं। ये जो हमारा आज का यूनिट है लॉज ऑफ मोशन, जो पढ़ना स्टार्ट करना है, ये भी डायनेमिक्स का ही एक ब्रांच है, डायनेमिक्स का एक टॉपिक है ये लॉज ऑफ मोशन, क्योंकि इसमें हम पढ़ेंगे मोशन के बारे में एंड वी मस्ट नो द कॉज ऑफ मोशन। यहाँ हम कॉज ऑफ मोशन के बारे में भी जरूरी जानना है। यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो डायनेमिक्स है, यहाँ हम कहेंगे लॉज ऑफ मोशन जो है, इसको हम कहते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये जो मैकेनिक्स है ये पूरी न्यूटन ने दी है। न्यूटन ने बहुत काम किया है इस पे, और बहुत ही पुरानी फिजिक्स है ये, बहुत ही पुरानी। जो इसका डेट है न्यूटन मैकेनिक्स का, वो बताऊं आपको, इट इज 1642 टू 1727। ये 1642 से 1727 तक, विच इज ओल्ड ब्रांच ऑफ फिजिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो इसलिए आप किताबों में देखा होगा आपने, कहीं न्यूमेरिकल्स में लिखा होगा ये बंदर लड़का होगा। ये बहुत ही पुरानी फिजिक्स है, बंदरों की बात है इसमें। तो इसमें पढ़ेंगे मोस्टली लॉज ऑफ मोशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 लॉज है इसमें, फर्स्ट लॉ, सेकंड और थर्ड लॉ, जिनको हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन भी कहते हैं। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं इसको, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक बॉडी है एट पोजीशन ए एंड आफ्टर सम टाइम द बॉडी इज एट पोजीशन बी। पहले बॉडी पोजीशन ए पे थी, अब ये बॉडी पोजीशन बी पे पहुंच गई है, इसका स्टेट चेंज हो गया। स्टेट चेंज हो गया इसका, इसकी पोजीशन चेंज हो गई, लेकिन किस वजह से हो गई चेंज? तो उसका मतलब है कोई एक्सटर्नल एजेंसी होगी जिसने इसका स्टेट चेंज किया है, एंड दैट एक्सटर्नल एजेंसी वी कॉल्ड एज फोर्स। उसको हम फोर्स कहते हैं, यानी फोर्स की वजह से इस बॉडी का जो स्टेट है वो चेंज हो गया फ्रॉम ए टू बी, एंड दैट एक्सटर्नल एजेंसी विच चेंजेस द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड एज फोर्स। अगर आप फोर्स को यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो इट इज द एजेंट which causes change in the state of a body. Force is that which causes change in the state of a body. Now we change the state. Force is that which changes the state of a body. किसी बॉडी का स्टेट का मतलब हो गया कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में होगी, सपोज कोई बॉडी यहाँ पे रेस्ट पे है, यहाँ जिसको हमने फोर्स अप्लाई किया, मोशन में आ गई, स्टेट चेंज हो गया। या अगर कोई बॉडी ऑलरेडी मोशन में है
मूविंग विद सम वेलोसिटी, तो उस पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो बॉडी रेस्ट में आएगी। या किसी बॉडी की डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है फोर्स अप्लाई करने के साथ। तो दिट मीन्स चेंज ऑफ स्टेट, को हम चेंज ऑफ स्टेट कहते हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में होगी मोशन में आएगी, कोई बॉडी मोशन में होगी वो रेस्ट में आएगी, या किसी बॉडी की डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। फोर्स जो है इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। जो इसका एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट दैट इज न्यूटन, यानी फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं। इसको डिफाइन करेंगे आगे यहाँ पे न्यूटन को भी। फिलहाल यहाँ में ये आज का जो लेक्चर है ये इंट्रोडक्शन है इसका। सो एसआई यूनिट इज न्यूटन, और जो इसका सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट दैट इज डाइन, सीजीएस यूनिट में फोर्स को डायन में मेजर करते हैं। तो ये हो गई फोर्स की बात, यानी इसमें हमें फोर्स को स्टडी करना है, क्योंकि कॉज ऑफ मोशन जो है वो एक्चुअली कोई एक्सटर्नल एजेंसी होगी, एंड दैट एक्सटर्नल एजेंसी इज द फोर्स। तो यहां पे हमने फोर्स को डिफाइन किया। अब हम देखेंगे व्हाट आर टाइप्स ऑफ फोर्स। ये पूरी कहानी जो है, ये लॉज ऑफ मोशन जो है, ये फोर्स पे ही डिपेंड है, तो इसलिए हमें यहाँ जरूरी है फोर्स को डिफाइन करना। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स, कितने किस्म के फोर्स हम अप्लाई कर सकते हैं हमारे पास हैं। टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स को हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज कंटैक्ट फोर्स एंड अनदर इज नॉन कंटैक्ट फोर्स। एक है कंटैक्ट फोर्स और दूसरा है नॉन कंटैक्ट फोर्स। कंटैक्ट फोर्स एंड नॉन कंटैक्ट फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स। यानी फोर्स को हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कंटैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कंटैक्ट फोर्सेस। अब देखिए व्हाट आर कंटैक्ट फोर्सेस। कंटैक्ट फोर्स में कौन कौन सा फोर्स आता है जो हमें इस यूनिट में पढ़ना है। नंबर फर्स्ट हम लिखेंगे टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स। नंबर सेकंड इज टी से बोल करते हैं, टी से डिनोट करते हैं इसको नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। कैपिटल आर से इसको डिनोट करते हैं, या इसको एन से भी डिनोट करते हैं कुछ किताबों में। एक और फोर्स आएगा इसमें स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, और आएगा फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, ये कंटैक्ट फोर्सेस की बात है। अब कंटैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं? वो फोर्स जो जब दो बॉडी, व्हेन टू बॉडीज आर इन कंटैक्ट, जब दो बॉडी आपस में कंटैक्ट में होंगे तो जो उनके दरमियान फोर्स डेवलप होगा दैट इज कॉल्ड एज कंटैक्ट फोर्स, व्हेन टू बॉडीज आर इन कंटैक्ट। और नॉन कंटैक्ट फोर्स होता है, नॉन कंटैक्ट फोर्स भी है when two bodies are in non-contact but still there is a force between them and that is called as non-contact force। तो इसमें आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो यहां इस यूनिट में हम सिर्फ करेंगे डिस्कस कंटैक्ट फोर्सेस, कि हमें सिर्फ कंटैक्ट फोर्स की बात होगी। ये जो नॉन कंटैक्ट फोर्सेस है इनमें से एक आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हम पढ़ेंगे इसी क्लास में। आपके जो सेकंड पार्ट है इसका उसमें पढ़ेंगे हम, ये 11th में पढ़ना है ये ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये दो फोर्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। ये 12th क्लास का सिलेबस है, 12th में पढ़ेंगे ये हम। तो पता है आपको व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो मास, अगर यहाँ पे एक मास यहाँ पे है, एक मास यहाँ पे है, मास m1, मास m2। तो इनके दरमियान डिस्टेंस r है, तो इनके दरमियान एक फोर्स है, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दैट इज F इज इक्वल टू g m1 m2 divided by r square। And this is a non-contact force because the two bodies are not in contact। कोई contact नहीं है दरमियान, ये दूर दूर bodies हैं। For example, the gravitational force between Earth and Moon।
it is gravitational force. The gravitational force between Earth and Sun, it is gravitational force, it's non-contact force, because the two bodies are not in contact with each other, so it is non-contact force. इस तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस. हमारे पास दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव या पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, दूर दूर रखे हैं, तो वहां भी उनके दरमियान एक फोर्स डेवलप होता है, दैट्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो ये हम 12th में पढ़ेंगे, नॉन कंटैक्ट फोर्स. इस तरह है मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स भी नॉन कंटैक्ट फोर्स है. द फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट्स, मैग्नेटिक पोल्स में, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एक्स्ट्रा, ये भी हम 12th में पढ़ेंगे. सो इट्स ऑल्सो नॉन कंटैक्ट फोर्स. तो अब आपको बात समझ आ गई है कि व्हाट आर नॉन कंटैक्ट फोर्स एंड कंटैक्ट फोर्स क्या होते हैं. कंटैक्ट फोर्स होते हैं वो फोर्स जब दो बॉडीज का आपस में कंटैक्ट होता है. फॉर एग्जांपल हम देखिए, हम यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स की बात की है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर होगी, उसको हम स्लाइड करेंगे, तो वहां पे एक फोर्स डेवलप होता है, फ्रिक्शनल फोर्स. सो इट्स कंटैक्ट फोर्स. अब हम कंटैक्ट फोर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. यहाँ पे व्हाट आर कंटैक्ट फोर्सेस. पहला हम लेंगे टेंशन फोर्स. हमारे पास टेंशन फोर्स, ये सारे फोर्स जो है कंटैक्ट फोर्स, टेंशन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, शिफ्टिंग फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स, ये चारों हमें इस यूनिट में डिस्कस करने हैं वन बाय वन. तो यहां मैं आपको थोड़ा इनके बारे में दूंगा इंट्रोडक्शन आपको, ताकि ये फोर्सेस क्या है. तो और इन चार फोर्सेस को हमें कैलकुलेट भी करना है. वी हैव टू कैलकुलेट टेंशन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, शिफ्टिंग फोर्स में कैलकुलेट करना है, एंड फ्रिक्शनल फोर्स, यानी हमें पढ़ना पूरा एक टॉपिक है फ्रिक्शनल, उसे पढ़ना है हमें. फ्रिक्शन टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन वगैरह, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये पढ़ेंगे हम. तो इन सबों को डिफाइन भी करना है, अंडरस्टैंड भी करना है इन सभी फोर्सेस को, और इनको मैथमेटिकली इनके डेरिवेशन भी है, वो भी हमें करनी है इसमें. तो इनके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं, वो भी हम करेंगे इंशाल्लाह. तो टेंशन फोर्स क्या होता है कि मान लो कि ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, एक छोटी रस्सी है, तो इसको हमने एक मास यहाँ पे इसको हैंग किया है, एक मास m. नाउ अब जो मास है, इट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स. इसका जो वेट है W is equal to mg, दिस एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. और इसकी वजह से एक स्ट्रिंग में एक टेंशन, एक फोर्स डेवलप होता है, and that is called as tension force. And this tension force is always away from the object, away from the mass. यानी जिस मास, जो मास हमने लिया है, ये उसके अवे जाता है. अगर वेट डाउनवर्ड्स है, वो टेंशन है वो अपवर्ड्स है. टेंशन T जो है ये इस तरह है इस स्प्रिंग में, एंड टेंशन फोर्स में एक टेंशन फोर्स डेवलप होता है, तो वो ऊपर की तरफ होगा, वो इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ है. इसको हम टेंशन कहते हैं, टेंशनल फोर्स. तो इस टेंशन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में, वो इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे. इसमें फिलहाल आपको समझ आ गया व्हाट इज टेंशन फोर्स. अगर किसी मास को हम हैंग करेंगे बाय स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में फोर्स डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड एज टेंशन फोर्स. होगी टेंशन फोर्स की बात. तो नंबर सेकंड इज नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन, इसको R से भी डिनोट करते हैं और N से भी. किसी बुक में N लिखा होगा, किसी की बुक में R लिखा होगा. तो नॉर्मल रिएक्शन को हम R यहां लिखेंगे, R से. अब क्या है, फॉर एग्जांपल ये कोई सरफेस है, कोई ब्लॉक ऑफ मास M रखा हमने इस पे. अब ये जो हमने ब्लॉक यहां पे कोई रखा ऑब्जेक्ट है इस सरफेस पे, दिस ब्लॉक, दिस एक्सर्ट्स डाउनवर्ड फोर्स ऑन दिस सरफेस. इसका जो वेट है, that weight is equal to mg, it acts vertically downwards. लेकिन ये जो सरफेस है, सरफेस भी अपवर्ड डायरेक्शन में इस पे एक फोर्स अप्लाई करती है, एक्सर्ट करती है. दिस सरफेस आल्सो exerts a force, upward force on this block, and that is called as normal reaction. Normal reaction N. And this normal reaction N, ये जो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है, फोर्स है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस. ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा. इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. यानी जो नॉर्मल रिएक्शन एन है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस. याद रखना आपको. अब कोई ऐसी सिचुएशन होगी, हमारे पास एक इनक्लाइनेड प्लेन है, इस तरह मान लो आप. ये एक प्लेन एक है, यहां पे रखा हमने ये ब्लॉक, यहां पे. अब जो इसका नॉर्मल, जो इसकी नॉर्मल रिएक्शन है, वो किस डायरेक्शन में होगी? एज पर दिस रूल इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर सरफेस. सरफेस तो ये है, ये मान लो आप, यानी ये सरफेस इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करती है, बट दैट विल बी लाइक दिस परपेंडिकुलर टू सरफेस. ये सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ये ऐसे.
perpendicular to surface, and this weight W is equal to mg that acts downwards like this. Weight downwards होगा, जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। ये याद रखना है आपको। हो गई दो बातें इसके बारे में। तो तीसरा जो पॉइंट हमारा है वो है स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स इसे पढ़ेंगे हम। स्प्रिंग फोर्स भी एक कंटैक्ट फोर्स है। फॉर एग्जांपल यहां पर हमारे पास एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, यहां पे हमने कोई मास हैंग किया है स्प्रिंग को, मास एम, जो उसका वेट होगा वो डाउनवर्ड्स होगा, डब्ल्यू उसका एम जी डाउनवर्ड्स, और इस वेट की वजह से स्प्रिंग जो है एक्सपेंड हो जाएगी, ये एक्सपेंड हो जाएगी स्प्रिंग, और जब हम मास को हटाएंगे तो स्प्रिंग जो है वो अपनी जगह पे वापस आएगी, यानी ये एक्सपेंड होगी स्प्रिंग। अगर हम खींचेंगे स्प्रिंग को एक्सपेंड होगी, अगर हम स्प्रिंग को छोड़ेंगे ये अपनी जगह पे वापस आएगी, और जिस फोर्स से ये वापस आएगी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, दैट फोर्स वी कॉल्ड एज रिस्टोरिंग फोर्स, उसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स जो है ये भी एक कंटैक्ट फोर्स है। जब भी हम इसके साथ कोई मास इन कंटैक्ट लेंगे इसके साथ, तभी इसमें एक फोर्स डेवलप होगा, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स। तो उसको हमें कैलकुलेट करना है, रिस्टोरिंग फोर्स, वो हम आगे इसमें एक पढ़ेंगे इंशाल्लाह, एक अलग टॉपिक है वो। तो चौथा जो है वो है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर हम रखेंगे तो उनके दरमियान एक फोर्स डेवलप होता है, दैट वी कॉल्ड एज फ्रिक्शनल फोर्स। फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, इसके ऊपर ये एक सरफेस है, इसके ऊपर हमने एक बॉडी रखी है मास एम। तो अगर हम इस बॉडी को थोड़ा फोर्स अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, इस डायरेक्शन में से फोर्स अप्लाई करेंगे, तो इस बॉडी के सरफेस और इस सरफेस दरमियान एक फोर्स डेवलप होता है, दैट वी फोर्स वी कॉल्ड एज फ्रिक्शनल फोर्स, एंड दैट इज ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, एंड दैट फोर्स इज ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। जो हमने यहां से फोर्स अप्लाई किया है, तो यहां इनके दरमियान, सरफेस के दरमियान जो कंटैक्ट में है सरफेसेस, उनके दरमियान एक फोर्स डेवलप हो गया, दैट फोर्स वी कॉल्ड एज फ्रिक्शनल फोर्स, एंड दिस इज आल्सो ए कंटैक्ट फोर्स। तो अब हमारे पास चार फोर्स हैं जो कंटैक्ट फोर्स है, जो हमें पढ़ने इस यूनिट में, दैट इज टेंशन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, स्प्रिंग फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। हो गई फोर्स की बात। अब हम कुछ और टर्म्स इसमें यूज करेंगे, उनको हम डिफाइन करेंगे, एक दो टर्म्स हैं उनको हम डिफाइन करेंगे, अक्सर हम यूज करेंगे इसमें। नंबर वन इज सिस्टम। व्हाट इज ए सिस्टम? हम सिस्टम की बात करेंगे। व्हाट इज ए सिस्टम? सिस्टम क्या होता है इसमें? फिजिक्स में हम सिस्टम किसे कहते हैं? सिस्टम, अगर हम किसी बॉडी की मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारे पास एक बॉडी है, मान लेते हैं कि एक बॉडी है, ये गाड़ी एक है, हम यहां पर बैठे हैं, हम इसकी मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सो इट इज ए सिस्टम। एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही बॉडी है, ये जा रही है यहां से यहां तक, हम इसकी मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सो इट इज ए सिस्टम। अब अगर इसमें दो चार लोग और ही बैठे हैं इसमें, तो उनको भी हम देख रहे हैं, तब ये पूरा एक सिस्टम है। या अगर सब मान लेते हैं कि दो गाड़ियां, एक गाड़ी यहां चल रही है, दूसरी गाड़ी वहां से आ रही है, वहां से आ रही है, हम दोनों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये पूरा हमारे लिए एक सिस्टम है। यानी जिन ऑब्जेक्ट्स की मोशन को हम स्टडी कर रहे हैं उसको हम सिस्टम कहते हैं, कि वी आर ऑब्जर्विंग द सिस्टम। और जहां पे हम बैठे हैं और मोशन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, सिस्टम की मोशन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट इज सिस्टम, और जहां पर हम बैठे हैं हम उसकी मोशन को स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर हम सिस्टम को डिफाइन करेंगे अब, तो व्हाट इज ए सिस्टम? तो सिस्टम इज ए बॉडी और कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज विच आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। तो सिस्टम इज ए बॉडी और
combination of bodies which are being observed. एक बॉडी या कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज जिनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज सिस्टम. और जहां पे हम बैठे हैं, जहां से हम इस बॉडी को या इस सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो आज के वीडियो में इतना ही. विश यू गुड लक. नेक्स्ट वीडियो में आपको अब लॉज ऑफ मोशन पढ़ाएंगे. तब तक खुदा हाफिज. थैंक